पहली वाली वीडियोस वर अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिमांड और डिमांड समझने के लिए वी लुक्ड इनटू कंज्यूमर बिहेवियर। अब बात करेंगे सप्लाई की और वो समझने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। एक प्रोड्यूसर प्रॉफिट कमाने के मोटिव से काम करता है। कमाई और लागत के बीच के फर्क को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं और डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट या फिर लॉस। रेवेन्यू जनरेट होता है जब प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में सेल करता है। रेवेन्यू कमाने के लिए पहले कुछ खर्चा करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं कॉस्ट, और ये कॉस्ट या खर्चा उन चीज़ों में किया जाता है जो प्रोडक्शन में यूज होंगी, जैसे लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी एट्सेट्रा। मतलब मार्केट के प्रोड्यूसर साइड को समझने के लिए वी नीड टू स्टडी प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन से एसोसिएटेड कॉस्ट, उस कॉस्ट पे अर्न रेवेन्यू और फिर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशन। तो आज की हम लोग वीडियो में बात करेंगे प्रोड्यूसर साइड की, और प्रोड्यूसर साइड स्टार्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोडक्शन। पहली चीज, प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है कुछ इनपुट्स को कंबाइन करके उन्हें प्रोसेस करके डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करने का। ये जो इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच का रिलेशनशिप होता है, हम इसे मैथमेटिकली जब दिखाते हैं तो उसे कहा जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मुझे एक बेकरी स्टार्ट करनी है टू मेक सम ब्रेड्स। तो मुझे सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन से इनपुट्स की रिक्वायरमेंट्स है। सो लेट्स से इनपुट 1 था आटा, देन आई नीड सम एग्स, आई नीड सम मिल्क, आई नीड अवन, और ऑफ कोर्स मुझे कुछ लोग चाहिए हैं जो इन इंग्रेडिएंट्स को ब्रेड में कन्वर्ट करेंगे। मैं कह सकती हूँ कि जो ये आउटपुट होगा, आउटपुट मैं डिनोट कर रही हूँ क्यू से। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी जो आउटपुट की प्रोड्यूस हो रही है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑल दी इनपुट्स। मतलब ये क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होगी ये डिपेंडेंट है इन सारे इनपुट्स पे, राइट। तो इसे हम कहते हैं एक प्रोडक्शन फंक्शन। मैं कितना रॉ मटेरियल है मेरे पास, और मेरे पास कितने अवन्स हैं, और ये अवन को कितना टाइम लग रहा है ब्रेड बेक करने में। सो ये सारी चीज़ें मिलके इस प्रोडक्शन फंक्शन को बनाती हैं। सो आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ऑल द इनपुट्स, और ये जो सारे इनपुट्स हैं इन्हें हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं, इन्हें हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट्स। जैसे ब्रेड के केस में अवन्स जिसे मैं ब्रेड बना रही हूँ वो फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं या फिक्स इनपुट्स हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ एग्स की या मिल्क की या फ्लोर की या फिर किसी भी ऐसी चीज़ की, लेबर की, तो ये वेरिएबल इनपुट्स हैं। अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है या कम करनी है तो मैं एग्स, मिल्क, आटा, इन सब की परचेजेस को एडजस्ट कर कर अपनी प्रोडक्शन में चेंज लाऊंगी। पर मैं नंबर ऑफ अवन्स इतनी आसानी से कम या ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मे बी दे आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि उनमें काफ़ी कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड है, और मैं उनको खरीदने या बेचने का डिसीजन इतना ईजिली एग्जीक्यूट नहीं करूँगी। और इसे अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँ, सो अवन की कैपेसिटी, लेट्स से जो जहाँ पे मैं अवन्स बना रही हूँ, जिस बेकरी की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे एक अवन की कैपेसिटी जो है वो है 500 ब्रेड्स बनाने की इन अ सिंगल डे। तो चाहे मैं एक ब्रेड बनाऊं या मैं 500 ब्रेड्स बनाऊं एक दिन में, आई विल नीड ओनली 1 अवन। लेकिन जो प्रोडक्शन अगर मैं एक यूनिट की करूंगी तो मुझे जो रॉ मटेरियल होगा, जैसे आटा है, जो लेबर फोर्स है, जो ह्यूमन फोर्स है, या जो मिल्क है, वो उस क्वांटिटी के हिसाब से चाहिए होगा। और जैसे मैं 1 यूनिट से 500 यूनिट्स की तरफ जाऊंगी इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, तो मुझे अपना रॉ मटेरियल जो है यानी कि आटा वगैरह, उसकी कंजम्पशन को उसी प्रपोर्शन में मुझे उसे बढ़ाना पड़ेगा। इकोनॉमिस्ट प्रोडक्शन में यूज होने वाले फिक्स्ड और वेरिएबल इनपुट्स के कंसेप्ट को रिलेट करते हैं विद शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ये एक आइडिया है, ना कि एक डिफाइंड पीरियड, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल। कुछ भी शॉर्ट रन भी हो सकता है और लॉन्ग रन भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो शॉर्ट रन में हमारे पास एटलीस्ट एक फिक्स फैक्टर होता है। जैसे पहले वाले एग्जांपल में इट वाज अवन, मेरे पास जो अवन था उसकी कैपेसिटी थी 500 ब्रेड्स की, तो मैं शॉर्ट रन में मैं उसी अवन से प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करूंगी। लॉन्ग रन बात करता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव की, जैसे मुझे अपनी बेकरी को एक्सपैंड करना है और उसके लिए मैंने और अवन्स खरीदे।
राइट, ताकि मेरी प्रोडक्शन जो है उसे मैं इंक्रीज कर सकूं, उसे मैं स्केल अप कर सकूं। इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जहां मैं मेरे लिए जितने भी मेरे पास फैक्टर्स हैं, जितने भी मेरे प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए इनपुट्स हैं, मैं सबको चेंज कर सकती हूँ, सबको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ। और इस टाइम पीरियड को बोला जाता है लॉन्ग रन, और इसी से आता है आपका कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आज हम बात करेंगे शॉर्ट रन की, जहां एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो फिक्स्ड होता है, इसलिए हम उसे शॉर्ट रन कंसिडर करते हैं। और जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मतलब हम ये देखेंगे, हम ये कंसिडर करेंगे कि अगर मैं सिर्फ एक इनपुट में, सिर्फ एक वेरिएबल इनपुट में चेंजेस लाती हूँ, तो उसकी वजह से टोटल आउटपुट पर या फिर आउटपुट पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन वन इनपुट और उसका इम्पैक्ट आउटपुट पे कैसे आ रहा है। तो जो हमने अभी एग्जांपल लिया था बेकरी का, हम उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ब्रेड की प्रोडक्शन में कितने चेंजेस आएंगे अगर मैं सिर्फ एक वेरिएबल इनपुट को चेंज करती हूँ। एंड लेट्स से वो वेरिएबल इनपुट है लेबर। मैं मानकर चलूंगी कि लेबर एक वेरिएबल इनपुट है, और लेबर को बढ़ाने की वजह से टोटल आउटपुट में कितना फर्क आएगा अगर मैं बाकी सारे फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रखती हूँ। तो हमने एक टेबल बनाया, एक कॉलम में लेते हैं क्वांटिटी ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस और दूसरे में नंबर ऑफ लेबर्स। एज यू कैन सी, 0 लेबर्स पर 0 यूनिट्स ऑफ ब्रेड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अभी मैं सिर्फ इन दोनों कॉलम्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं नंबर ऑफ लेबर्स, क्योंकि हमने बात की थी कि हम वेरिएबल फैक्टर जो चेंज होगा वो हम ले रहे हैं लेबर्स को। तो हम देख रहे हैं कि लेबर्स के चेंज होने की वजह से टोटल प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर लेबर 0 है तो टोटल प्रोडक्शन भी 0 यूनिट्स की होंगी, क्योंकि उस पूरे इंग्रेडिएंट्स को, उन रॉ मटेरियल को डो में कन्वर्ट करके ब्रेड में कौन कन्वर्ट करेगा। तो इसीलिए अगर लेबर नहीं होगी तो टोटल प्रोडक्शन 0 होगी। अब मैंने एक लेबर हायर किया तो 5 यूनिट्स ब्रेड्स की प्रोड्यूस हुई। एज यू कैन सी, एक लेबर के आ जाने से 5 यूनिट्स ब्रेड की प्रोड्यूस हो रही हैं। एक और लेबर जब ऐड करा तो जो टोटल प्रोडक्ट था वो हो गया 11 प्रोडक्ट्स का। मतलब जब मैंने दूसरा लेबर हायर किया तो मेरी ब्रेड्स की टोटल प्रोडक्शन हो गई 11 यूनिट्स। जो ये एडिशनल, जो ये नया लेबर आया है, जो ये सेकंड लेबर आया है, इसके आने की वजह से एडिशनल प्रोडक्शन जो हुई है वो हुई है 6 यूनिट की। इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। So marginal product of second labor is total production of 2 labors minus total production of 1 labor. इसे मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ, total product of 2 labors minus total product of 1 labor. हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने ये देखा कि एक लेबर जो था वो 5 यूनिट्स की प्रोडक्शन दे रहा है, दूसरे लेबर के आ जाने की वजह से टोटल प्रोडक्शन 11 यूनिट्स की हो गई है। तो मतलब जो दूसरा लेबर है वो एडिशनल 6 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है। इसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हमारे पास है लेबर, हमारे पास है टोटल प्रोडक्ट और हमारे पास है मार्जिनल प्रोडक्ट। थर्ड लेबर के आ जाने की वजह से प्रोडक्शन जो है वो 9 यूनिट से बढ़ गया। फोर्थ वाले के आने से टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई, पर अब एक्स्ट्रा लेबर मार्जिनल प्रोडक्ट को नहीं बढ़ा पाएंगे। पहले जब हम 1 से 2 लेबर या 3 लेबर पर आए तो काफ़ी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। एज यू कैन सी, 0 से 1 और 1 से 2 में जब हम आए और 2 से जब हम 3 पर भी गए तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन इसके बाद मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होना शुरू हो गया। ये जो स्टार्टिंग में मार्जिनल प्रोडक्ट जो इंक्रीज हुआ 5 से 6, 6 से 9, ये हमने कैलकुलेट किया यूजिंग दिस फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट। मतलब एक पहले वाला लेबर कितनी प्रोडक्शन दे रहा है और उनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो जो ये एफिशिएंसी आई जिसकी वजह से जो एडिशनल लेबर था वो प्रोडक्शन को बढ़ा रहा था, उसका रीज़न था स्पेशलाइजेशन। लेट्स से उनमें से सिर्फ एक में भी डो बनाने में बिजी हो गया, उनमें से एक जो था वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ब्रेड्स को बेक कर रहा है और एक जो है वो रॉ मटेरियल लेकर आ रहा है। तो क्या हुआ, डिविजन ऑफ वर्क की वजह से हर एक लेबर को वो काम मिल गया जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, और काम बंटने की वजह से काम जो था इम्प्रूव हो गया, उसका लेवल इम्प्रूव हो गया और उसकी वजह से जो प्रोडक्शन थी वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही थी। इस स्पेशलाइजेशन की वजह से हर एडिशनल जो लेबर था वो एडिशनल आउटपुट दिया, और वो भी एक इंक्रीजिंग रेट से। सेकेंड लेबर ने एडिशनल 6 यूनिट्स का आउटपुट दिया और थर्ड लेबर ने एडिशनल 9 यूनिट्स का आउटपुट दिया, एज यू कैन सी। फोर्थ लेबर ने टोटल आउटपुट को तो बढ़ाया लेकिन डिक्रीज रेट पर।
अब आप देख सकते हैं फोर्थ लेबर के आ जाने की वजह से फोर्थ यूनिट सिर्फ और सिर्फ एडिशनल 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाया, वेर एज ये इंक्रीज हो रहे थे, यहाँ पर आकर ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। फिफ्थ लेबर ने टोटल आउटपुट को सिर्फ 1 यूनिट से बढ़ाया। सो एज यू कैन सी यहाँ पर जो हमारा टोटल प्रोडक्शन था फोर्थ से फिफ्थ लेबर में वो सिर्फ 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ है, राइट। और उसके बाद जब हम सेवन्थ लेबर पर आते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो घट जाती है। मे बी मेरी बेकरी की जो स्पेस थी वो लिमिटेड थी और ऑब्वियसली वो जो स्पेस होगी वो लिमिटेड होगी, और जब मैंने 7 लेबर्स हायर कर लिए इस कंडीशन में तो वो इतना ओवर क्राउडेड हो गया कि वेस्टेज होनी शुरू हो गई, लोग आपस में बातें करने लगे, राइट, लोग और कामों में एंगेज होने लगे, जिसकी वजह से जो स्मूथ फंक्शनिंग थी वो हैम्पर हुई और इसलिए जो मेरा टोटल प्रोडक्शन था वो फॉल होना शुरू हो गया। जैसे कि हम देख सकते हैं थर्ड लेबर तक प्रोडक्शन एक बढ़ते हुए दर के साथ बढ़ रहा है। फोर्थ और फिफ्थ लेबर ने प्रोडक्शन को बढ़ाया तो पर एक घटते हुए दर के साथ, और उसके बाद जो सिक्स लेबर था उसने प्रोडक्शन को बढ़ाया ही नहीं और सेवेंथ लेबर के आ जाने से प्रोडक्शन घट गई, क्योंकि हम वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ाकर प्रोडक्शन को एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं, बिकॉज फिक्स्ड इनपुट्स का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। मतलब मैं बाकी फैक्टर्स को बिना चेंज किए सिर्फ लेबर को इंक्रीज कर कर प्रोडक्शन सिर्फ एक लेवल तक ही बढ़ा सकती हूँ। उसके बाद मेरे पास एक फैक्टर अबंडेंस में हो जाएगा और बाकी फैक्टर्स कम होने की वजह से मेरे पास नेगेटिव रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये है हमारी 3 स्टेजेस ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। मतलब जब हम एक फैक्टर को चेंज करते हैं और उसका इम्पैक्ट टोटल आउटपुट पर देखते हैं तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं और वो ये होती हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। जैसे जैसे हम गिवन फिक्स्ड रिसोर्सेज पर ज़्यादा वेरिएबल इनपुट्स यूज़ करते हैं तो स्पेशलाइजेशन की वजह से इनिशियली तो आउटपुट इंक्रीज होता है, पर स्पेशलाइजेशन की अपनी लिमिटेशन होती है और फिक्स्ड रिसोर्सेज की भी, इसलिए इवेंचुअली टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होने लगता है। इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं रिटर्न की। फर्स्ट स्टेज के केस में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट केस है वो है 3 लेबर्स तक, जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है और उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट एक बढ़ते हुए दर के साथ, या जिसे हम कहते हैं इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। मतलब टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है, एक इंक्रीजिंग रेट की वजह से बढ़ रहा है और उसका रीजन है कि मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक इंक्रीज होगा तब तक मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। जो आपकी सेकेंड स्टेज है वो जाती है आपके 6 लेबर तक, जहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो फॉल हो रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होना शुरू हो जाता है 4, 1 और 0। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ये मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है इसकी वजह से मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एट ए डिक्रीजिंग रेट। तो इसे बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो स्टेज 1 में इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। दूसरी स्टेज में इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट क्योंकि मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो फॉल हो रहा है। और जो थर्ड स्टेज होती है वो आती है जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 पे पहुंच जाता है और उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड होना बंद हो जाता है। 6 अगर आप 5th और 6th लेबर के बीच में देखेंगे तो दोनों ने सेम प्रोडक्शन दिया 25 यूनिट्स एंड 25 यूनिट्स ऑफ ब्रेड। मतलब 6 लेबर के आ जाने की वजह से टोटल प्रोडक्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ा। तो ये है आपका मैक्सिमम पॉइंट। 25 यूनिट्स वो मैक्सिमम क्वांटिटी है जो हम लेबर्स को बढ़ाकर अपनी टोटल प्रोडक्ट को बढ़ाने में यूज कर सकते हैं। मैं 25 यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ बिना किसी और फैक्टर को चेंज किए, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग माई लेबर। तो 25 यूनिट्स पे जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 हो गया और जो आपकी लास्ट स्टेज है यहाँ पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया और इस वजह से मेरा टोटल प्रोडक्ट जो है वो फॉल होना शुरू हो गया। व्हाट्स नेक्स्ट, अब हम ये सारी इंफॉर्मेशन लेंगे और इसे एक ग्राफ पर शो करेंगे। ग्राफिकली हमें टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशन ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, इसीलिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। जितनी भी वैल्यूज थी मैंने यहाँ पर लिए हैं यूनिट्स ऑफ लेबर और यहाँ पे मैंने लिए हैं प्रोडक्शन। तो हम लोग टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ यहाँ पे बनाकर दिखा रहे हैं। जब एडिशनल लेबर ऐड होने से मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, एज यू कैन सी दिस स्टेज 1,
एडिशनल लेबर की वजह से फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 3 मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जो मेरा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट। और ये क्योंकि इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट की वजह से, मतलब एक लेबर 5 यूनिट्स की प्रोडक्शन दे रहा था, दूसरे ने उससे ज़्यादा की प्रोडक्शन दी, फिर तीसरे ने उससे भी ज़्यादा की प्रोडक्शन दी, तो इसीलिए जो ये ग्राफ है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टीप है, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट कर रहा है बिकॉज ऑफ योर मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज इंक्रीजिंग। उसके बाद अगर मैं स्टेज 2 की बात करूं तो स्टेज 2 में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो फॉल हो रहा है, और इसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एक घटते हुए दर के साथ, डिक्रीजिंग रेट के साथ। और इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरा ग्राफ है उसकी स्लोप जो है वो काफ़ी ग्रेजुअल हो गई। यहाँ पे ग्राफ स्टीप था और यहाँ पे जो ग्राफ की शेप है वो काफ़ी ग्रेजुअल हो गई है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे 5th और 6th यूनिट पर जो प्रोडक्शन है वो सेम है, दैट इज ऑफ योर 25 यूनिट्स, और 5th यूनिट पर जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट था वो हो गया था 1, और 6 यूनिट ने कुछ भी, जो 6 लेबर था उसने कुछ भी एडिशनल प्रोडक्शन नहीं दी थी, तो मार्जिनल प्रोडक्ट था 0, और यहाँ पर आपका जो टोटल प्रोडक्ट था वो सैचुरेशन पर आ गया था। मतलब हम लोग शॉर्ट रन में लेबर को बढ़ाकर अपनी टोटल प्रोडक्ट को मैक्सिमम 25 यूनिट्स 25 ब्रेड्स तक ही लेकर जा सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मुझे बाकी फैक्टर्स भी चेंज करने पड़ेंगे। एग्स हैं, मिल्क हैं, अवन्स हैं, ये सारे भी मुझे इंक्रीज करने पड़ेंगे अगर मुझे अपनी प्रोडक्शन 25 यूनिट से ऊपर लेकर जानी है तो, और वो हम देखेंगे लॉन्ग रन में। उसके बाद जब मैं स्टेज 3 पर आई तो स्टेज 3 में जो मेरा टोटल प्रोडक्ट था वो फॉल होने लगा है, क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो गया, इट हैज रीच्ड -2। So as you can see, these are the 3 stages of your variable proportion. ये है मेरी प्रोडक्शन की 3 स्टेजेस। इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, जहाँ पे मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है एक इंक्रीजिंग रेट पर, क्योंकि मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। मतलब एक फैक्टर जो है, जो लेबर है, वो आपको एडिशनल प्रोडक्शन दे रहा है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट को बढ़ा रहा है। दूसरी स्टेज जो है उसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। मतलब दूसरी स्टेज में जो एडिशनल यूनिट्स हैं आपकी लेबर की वो उतना मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं दे पा रही हैं, और इसीलिए मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होना शुरू हो जाता है, और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट तक जब तक वो मैक्सिमम नहीं पहुंच जाता है, और इस केस में वो मैक्सिमम है 25 यूनिट्स ऑफ ब्रेड। और जो थर्ड स्टेज है वो है नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर की, जहाँ पे जो मेरा एडिशनल लेबर है वो मेरी प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं रहा है, उल्टा उसे घटा रहा है, और मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट उस वजह से नेगेटिव हो जा रहा है। सो दीज आर 3 स्टेजेस ऑफ योर प्रोडक्शन। ऑन द सेम लाइन्स हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रोडक्शन इन अ लॉन्ग रन, जहाँ सारे फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं और हम अपनी प्रोडक्शन को स्केल अप कर सकते हैं। मतलब हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। वी कैन चेंज आवर स्केल ऑफ प्रोडक्शन। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियोस आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए और आप कोई भी कंटेंट मिस ना करें। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।